नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जीके से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा के अविलंबीय महत्व के प्रश्न को किस नियम के तहत उठाया जाता है? लोकसभा के अविलंबीय महत्व के प्रश्न को किस नियम के तहत उठाया जाता है? ऑप्शन ए 377, ऑप्शन बी 214, ऑप्शन सी 223, ऑप्शन डी 302। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है। 377 के तहत उठाया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा के अविलंबीय लोक महत्व के विषय पर नियम 377 के तहत चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं वो ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति महोदय निर्वाचित होते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 66 के तहत, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 66 दिया गया है उसके तहत प्रावधान है। और इस चुनाव में मतदाता संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इन संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं या मनोनीत सदस्य हैं सभी उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? ऑप्शन ए संचार माध्यम में, ऑप्शन बी विधायिका में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विधायिका में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है विधायिका में। तो सरकार के विधायिका में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। विधायिका किसी देश की सर्वोच्च विधिक निकाय होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और आपको बता दें कि भारत में विधायिका संसद है जिसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है एवं लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? ऐसी कौन सी संसदीय समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, ऑप्शन सी याचिका समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है। प्राक्कलन समिति होती है, एक संसदीय समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। प्राक्कलन संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं रहता है, अपितु इसके 30 सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 ईस्वी में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था जिसमें सदस्यों की संख्या 25 थी। सदस्यों की संख्या जिसमें 25 थी। और वर्ष 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में शामिल हैं ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है।
और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान है और जिसके 3 अंग होते हैं। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होती है, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, जो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके होते हैं। और जो सीटें सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होती हैं उनके लिए नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी AK गोपालन, ऑप्शन सी S राधाकृष्णन, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए AK गोपालन। वो ऑप्शन बी है, ये AK गोपालन थे। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता जो थे AK गोपालन थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता AK गोपालन थे। और आपको बता दें कि विपक्षी दल का नेता सदन में उस पार्टी के सदस्य को चुना जाता है जिसकी सदन में कम से कम कुल सीटों का 1/10 भाग हो। 1/10 भाग यदि सदन में सीटों का हो तो विपक्षी दल का नेता, और आपको बता दें कि विपक्षी दल का नेता जो है कैबिनेट मंत्री की रैंक का होता है, यानी उसे वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के लिए एक महासचिव या जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति करता है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करता है। वह IAS रैंक का अधिकारी होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन बी लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। इनमें से क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। सी पार्ट करेक्ट आंसर है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। 21 वर्ष नहीं है, ये 18 वर्ष है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है उसके लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और आपको बता दें कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और राज्य की जो विधानसभा है उसमें निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, 21 वर्ष नहीं। सी पार्ट गलत आंसर है।
और ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्य विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सहारा से भूमध्य सागर, ऑप्शन बी यूएसए से उत्तर, ऑप्शन सी सहारा से पश्चिम, ऑप्शन डी एड्रियाटिक सागर से इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सहारा से भूमध्य सागर की और ये सिराको तूफान चलता है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सिराको यह एक गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार कर इटली और स्पेन में प्रवाहित होती है और नमी धारण करने के कारण जब इटली में वर्षा होती है तो उसे रक्त वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन सी वाताग्र वर्षा, ऑप्शन डी संवहनीय वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संवहनीय वर्षा। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, संवहनीय वर्षा कहते हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण जो होने वाली वर्षा है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संवहनीय वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है क्योंकि उन प्रदेशों में अधिक गर्मी पड़ने से समुद्र से प्रचुर मात्रा में जलवाष्प बनकर आर्द्र वायु में मिल जाती है जिससे घनघोर वर्षा होती है तथा प्रतिदिन अपराह्न के बाद संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिमझिम बारिश, ऑप्शन बी संवहनीय वर्षा, ऑप्शन सी बर्फीली बारिश, ऑप्शन डी हिमपात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बर्फीली बारिश कहते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। वर्षण के समय यदि हिम के कण या जल के बूंद अपेक्षाकृत अधिक या कम तापमान वाले क्षेत्र से होते हुए पृथ्वी की सतह पर आते हैं तब जल बूंद और हिम कण के रूप में मिश्रित वर्षा होती है तो उसे बर्फीली वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ऑप्शन सी तटरेखा में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ये भी सही है। तटरेखा में परिवर्तन, ये भी सही है। विश्वव्यापी तापन के ये संभावित परिणाम हो सकते हैं। ये तीनों ही पार्ट सही हैं और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 20वीं सदी में भूमंडलीय स्तर पर धरातलीय सतह के तापमान में 0 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और आपको बता दें कि विश्वव्यापी तापन का परिणाम समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है? ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन डी पश्चिमी पवन। तो इसका डी पार्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ इसमें। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी को और दोनों गोलार्धों में सतत रूप से प्रभावित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है क्योंकि यह प्राचीन काल में व्यापार में सहायता करती थी, परंतु पश्चिमी पवन इसमें बाधा डालती है, अतः व्यापारिक पवन कहा जाता है। अतः
पूर्वी पवन को जो है ये व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो इसमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। इसमें पूर्वी पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। तो इनमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलावृष्टि का क्या कारण होता है? ओलावृष्टि का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी हिमानीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है, हिमानीकरण। ओलावृष्टि का जो कारण होता है वो हिमानीकरण होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जब वायुमंडल में वायु की प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, जब वायुमंडल में वायु की प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, तब वायुमंडल के उच्च स्तरों में संघनन निम्न ताप पर होता है और बर्फ के कारण आकार में क्रम से बड़े होते जाते हैं तथा ऊपर की ओर उठती हुई तेज वायु धारा के कारण नीचे नहीं गिर पाते। ऐसी परिस्थितियों में बर्फ के रवे बढ़कर कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले भी हो जाते हैं और ठोस पंज के रूप में नीचे गिरते हैं। वर्षण के इस रूप को ओलावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन सी धूल में वृद्धि, ऑप्शन डी पादप आवरण में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ये करेक्ट आंसर है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का ये मुख्य कारण है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है तथा औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? ऑप्शन ए जब चारों ओर निम्न दाब होता है, ऑप्शन बी जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है, ऑप्शन सी जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, ऑप्शन डी जब केंद्र का दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात बनता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। चक्रवात वायुमंडल की उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर वायुमंडल अधिक और केंद्र में वायु दाब कम होता है। चक्रवात में हवाएं बाह्य से कम दाब वाले केंद्र की ओर अग्रसर होती हैं और कम दाब वाला क्षेत्र गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों की वायु को आकर्षित करता है। इन विभिन्न हवाओं की पारंपरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप चक्रवात का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो प्रकट होता है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर के ऊपर, ऑप्शन बी हिंद महासागर के ऊपर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर के ऊपर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर के ऊपर। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर के ऊपर। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रशांत महासागर के ऊपर एल नीनो प्रकट होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव को एल नीनो कहते हैं। इसमें समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तथा प्रशांत महासागर का जल आवधिक रूप से गर्म हो जाता है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी बवंडर, ऑप्शन डी टाइफून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टाइफून। डी पार्ट करेक्ट आंसर है टाइफून। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम जो है टाइफून है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में।
चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। यह जापानी शब्द है, यह समुद्र से उत्पन्न होता है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूक्रेन। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। बाकी अजरबैजान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों की सीमाएं जो है कैस्पियन सागर से मिलती है। यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में स्थित एक वृहत आकार की झील है और मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका विस्तार अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में है। यूक्रेन की सीमा से इससे नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल मंडल, ऑप्शन बी जीव मंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, ऑप्शन डी ताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है जल मंडल। भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को जल मंडल कहते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जल मंडल से अर्थ उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैला है। और आपको बता दें कि इसमें भूमिगत जल को भी शामिल किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 31% भाग पर जल का विस्तार है। इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है और नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो ये थे जनरल अवेयरनेस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय। जय हिंद दोस्तों।